आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के राजपुरा में और ये है सीआईए स्टाफ ऑफिस, जहां पर इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। इसके अलावा मानसा पुलिस भी यहां पर पहुंची है। शूटर कपिल पंडित, जिसने कई खुलासे किए पंजाब पुलिस की पूछताछ में, उसने कई सारे अहम खुलासे किए और यहां से जो पूछताछ होगी, क्योंकि इसमें किस तरीके से सलमान खान को मारने की साजिश नाकाम हो जाती है, कैसे लॉरेंस बिश्नोई को एक एक खबर यहां से कपिल पंडित पहुंचाता था। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। ये सीआईए स्टाफ ऑफिस और ये इस वक्त केंद्र बिंदु है। कल मेरे सहयोगी आनंद तिवारी ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से सलमान खान को मारने के लिए उनके फार्म हाउस के बाहर शूटर्स भेजे गए थे। 3 शूटर्स, जिसमें लीड कर रहा था कपिल पंडित, जो इस वक्त इसी ऑफिस में मौजूद है, जिससे मुंबई पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। मानसा पुलिस भी पहुंची है। मैं आपको बताऊं, कल इनकी रिमांड खत्म हो रही है, इनको मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त की हम बता दें आपको कि कपिल पंडित से जो पूछताछ हुई है उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। कपिल पंडित ने कबूल किया है कि वो फोन के जरिए गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। साथ ही सलमान और उनके फार्म हाउस की रेकी से जुड़ी एक एक खबर कनाडा में बैठे गोल्डी और तिहाड़ में जेल में बंद लॉरेंस तक पहुंचा रहा था। और ये भी जानकारी मिली है कि गार्ड्स को महंगी शराब ये शूटर्स पिलाते थे, ताकि सलमान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी गार्ड्स उनसे साझा कर पाए। तो यहाँ पर पूरी साजिश रची गई थी, 7 समंदर पार से ये साजिश रची गई थी और लगातार वो लोकल्स के संपर्क में थे। लेकिन कैसे ये साजिश नाकाम हो जाती है, पुलिस वहां पर काफी ज्यादा एक्टिव होती है और यही अब कारण है कि जो पहले बांद्रा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जांच मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची है। कल ही यहाँ पर टीम पहुंच गई थी मुंबई से और आज ये सीआईए दफ्तर के अंदर इस वक्त दोनों टीमें मौजूद हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब कपिल पंडित को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया तो यहाँ पर पंजाब पुलिस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, जो दिल्ली। मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद, आपने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी और अभी जो पूछताछ हो रही है, कपिल पंडित ने अहम खुलासे किए हैं, जिसके बाद इसमें दूसरा मोड़ आ गया है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, मुंबई क्राइम ब्रांच। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया लगातार खुलासे कर रहा है, कपिल पंडित ने कल की पूछताछ में भी एक बड़ा खुलासा किया। उसने कबूल किया है कि उसने और सचिन बिश्नोई ने, संतोष जाधव ने सलमान खान का फैन बनकर जो सलमान खान के जो सुरक्षा गार्ड थे फार्म हाउस के, उन्हें महंगी शराब तक पिलाई और सलमान खान का पूरा रोड मैप जो है या उनके आने जाने की तमाम जानकारी हासिल की थी। यही नहीं, पंजाब पुलिस ने सूत्रों से यह भी बताया है कि बैकअप प्लान जो है वो भी तैयार कर रखा था लॉरेंस बिश्नोई ने, यानी कि 3 शूटर तो मुंबई में मौजूद थे, लेकिन कुछ और शूटर्स को बैकअप पे रखा गया था। ये कपिल पंडित ने बताया कि अगर सलमान खान फार्म हाउस पे आते हैं तो उन्हें टारगेट करने के लिए 3 से ज्यादा शूटर जो हैं वो मौके पे रहे। जिस तरह से, जिस तर्ज पर बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था, हमने देखा कि 6 शूटर ने बारी बारी से अत्याधुनिक हथियारों से AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पे गोली चलाई थी। यही नहीं, तिहाड़ जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा से गोल्डी बराड़ लगातार सचिन बिश्नोई और कपिल पंडित से मुंबई में बात कर रहा था। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो एशिया की सबसे अति सुरक्षित तिहाड़ जेल है, उसके अंदर से लगातार जो है लॉरेंस बिश्नोई वो फोन का इस्तेमाल कर रहा था और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग भी तिहाड़ जेल के अंदर से रची गई थी। बिल्कुल, तो आनंद यहाँ पर अहम जानकारी देते हुए, और लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था। बकायदा 3 शूटर्स वहां पर भेजे गए थे और जगह भी चुनी गई थी। जगह थी सलमान खान का फार्म हाउस। इस रिपोर्ट के जरिए एक एक बारीकी को हम समझने की कोशिश करते हैं। फार्म हाउस की रेकी हो चुकी थी, रास्ते की रेकी हो चुकी थी, हथियारों का इंतजाम हो चुका था, शूटर ताक में बैठे थे। सलमान खान की जान को बड़ा खतरा था। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर पनवेल तक पहुंच चुके थे। सलमान खान पर हमले की पूरी बिसात बिछ चुकी थी, मोहरे सेट हो चुके थे। यानी ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान को मारने की बहुत बड़ी साजिश थी, जो ऐन वक्त पर नाकाम हो गई। इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ है बिश्नोई गैंग के शूटर के पुलिस के गिरफ्त में पहुंचने के बाद। इस प्लान को लीड कर रहा था गोल्डी बराड़। सलमान खान पर हमले के लिए मुंबई के वाजे इलाके में संतोष जाधव और 1-2 और शूटर एक किराए का मकान लेकर रुकने आए थे। चूंकि पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है, तो उसी फार्म हाउस के रास्ते में लॉरेंस के शूटर्स ने बकायदा रेकी कर ये कमरा किराए पर लिया और करीब 1.5 महीने यहीं रुके। लॉरेंस के इन सभी शूटर्स के पास उस कमरे में सलमान पर अटैक करने में इस्तेमाल होने वाले छोटे हथियार, पिस्टल, कारतूस मौजूद थे। शूटरों ने बकायदा उस रास्ते की रेकी की थी
जिसे सलमान खान अपने फार्म हाउस को जाते थे। फार्म हाउस में जाने के बाद सलमान खान की गाड़ी की स्पीड काफी कम होती थी और सलमान खान जब भी पनवेल के अपने फार्म हाउस आते थे तो उनके साथ ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, सिर्फ उनका पीएसओ शेरा ही मौजूद होता था। संतोष यादव जब अरेस्ट हुआ था, जो स्पेशल सेल की इनपुट थी उसकी वर्किंग पे, तब भी पता चला था कि उसके कुछ एसोसिएट्स ने रेकी करी है और एक महाकाल था उसका साथी और एक चंद्रवंशी नवनाथ था। तो इनके जो सिंडिकेट के मेंबर हैं, पहले भी इन्होंने अटेम्प्ट करी है जिसमें हमने बताया था कि संपत नेहरा और अंकित भादु जो थे वो मुंबई गए थे। घाटकोपर में संपत तो तकरीबन 1.5-2 महीना रहा, अंकित भादु आ गया था और संपत ने बाद में मारा गया वो इनकाउंटर में। और जो संपत नेहरा था वो काफी देर रहा और उसके पास वेपन भी थे और वेपन स्पेशली प्रोक्योर करे थे उसने इस चीज के लिए। यही नहीं, शूटरों ने बकायदा उस सड़क की भी रेकी की जिस सड़क से होते हुए सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस का रास्ता जाता है। उस सड़क पर काफी गड्ढे हैं तो सलमान खान की गाड़ी की स्पीड फार्म हाउस तक महज 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। लॉरेंस के शूटर्स ने यहाँ तक कि सलमान के फार्म हाउस के सुरक्षा गार्ड तक से सलमान खान का फैन बनकर दोस्ती कर ली थी ताकि सलमान खान के मूवमेंट की तमाम जानकारियां शूटर्स को मिल सके। कपिल पंडित था, सचिन बिश्नोई था और इनका एक और साथी था संतोष यादव था महाराष्ट्र मॉड्यूल से। तो इन्होंने उसके फार्म हाउस की रेकी करी थी। अपेरेंटली ये भी पता चला है कि गुगार्ड वगैरह से इनको मूवमेंट वगैरह भी पता चली थी और इन्होंने देख लिया था कि वहाँ स्पीड वगैरह भी ज़्यादा, शायद रोड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उस एरिया में। तो जब ये सलमान जाता है तो इसके साथ शायद गार्ड भी एक होता है और एक ड्राइवर होता है और स्पीड ज़्यादा तेज नहीं होती। शूटरों के मुंबई में होने के दौरान 2 बार सलमान खान अपने फार्म हाउस भी पहुंचे थे, लेकिन लॉरेंस के शूटर हमला करने से चूक गए थे। तो सलमान खान धमकी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त कपिल पंडित से पूछताछ कर रही है। इससे पहले जो पूछताछ हुई थी, पंजाब पुलिस ने पूछताछ की थी, इसमें कई अहम खुलासे हुए थे। आपको बताएं कि इससे पहले मुंबई में बांद्रा पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जो कपिल पंडित ने खुलासे किए हैं उसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई और इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। शूटर कपिल पंडित से पूछताछ के समय सलमान खान को मारने के प्लान बी का पर्दाफाश हुआ था। ये प्लान बी क्या था ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें 3 शूटर थे जो बकायदा रेकी करते हैं और उनको इतना भरोसा था कि वो छोटे हथियारों से भी सलमान खान की हत्या कर देंगे। लेकिन ये साजिश इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस काफी एक्टिव थी। मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, यहाँ पर क्राइम ब्रांच मामले को देख रही है, आप बताइए कि इस वक्त कपिल पंडित से पूछताछ हो रही है, कब तक यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम रहेगी? जी देखिए जसप्रीत, अभी जो महाराष्ट्र पुलिस है वो अभी राजपुरा में जिस जगह पर हम और आप मौजूद हैं वहां पर पूछताछ लगातार कपिल पंडित से की जा रही है। वहीं मानसा पुलिस दीपक मुंडी और जो एक और शख्स को भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़ा था उसको भी इंट्रोगेट कर रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे सहयोगी चमन ने भी, जो पंजाब के डीजीपी हैं, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया था कि कपिल पंडित ने सलमान खान की रेकी की थी। लेकिन हमने इससे कदम आगे बढ़ के जब दिल्ली पुलिस से तफ्तीश के सिरे जानने की कोशिश की तो जो स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एस धालीवाल, उन्होंने कल न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर सबसे बड़ा खुलासा किया कि किस तरह से सलमान खान के फार्म हाउस पर 4 महीने तक ये शूटर जो हैं वो घात लगाकर बैठे थे और बारी बारी से ये लोग उस रोड पर 24 घंटे बैठा करते थे और ये घात में रहते कि सलमान खान अगर फार्म हाउस पे आ रहे हैं तो उन्हें टारगेट किया जाए। आखिर क्यों ये चूके, वो उस बात का खुलासा भी पंजाब पुलिस ने किया। क्योंकि देखिए जब सलमान खान 2 बार उस फार्म हाउस पे आए, लेकिन उन्हीं दोनों बार जो शूटर थे वो रेकी करने से चूक गए, वो उस दौरान कहीं और थे मुंबई में। यही वजह थी कि गोल्डी बरार और सचिन बिश्नोई ने जो प्लान को फिर वहां पे रोक दिया और उसके बाद वो सिद्धू मूसेवाला प्लान के लिए तमाम जो शूटर है वो अलग अलग जगहों पर छुप गए जाकर। जी, तो सलमान खान को मारने की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ तो हो ही चुका है, लेकिन आखिर इस हमले या ये कहें कि प्लान बी को अंजाम देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे वो भी आपको बताते। दरअसल सलमान के फार्म हाउस के नजदीक शूटर ने किराए पर कमरा लिया। मुंबई में शूटर कपिल पंडित सलमान पर हमले के प्लान को लीड कर रहा था। सलमान पर हमले के लिए पनवेल फार्म हाउस के पूरे रास्ते को शूटर ने रेकी की थी। पनवेल के नजदीक शूटर करीब 1.5 महीने से किराए पर कमरा लेकर ठहरे हुए थे।
और इतना ही नहीं, सलमान खान पर हमले के लिए कमरे में हथियार तक रखे गए थे, जुटाए गए थे। सलमान की गाड़ी की स्पीड भी शूटर ने पता कर ली थी। इतना ही नहीं, फार्म हाउस के गार्ड से शूटरों ने दोस्ती की ताकि सलमान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उसको पता चल सके। जिस वक्त शूटर पनवेल के पास मौजूद थे, सलमान 2 बार फार्म हाउस आए थे, लेकिन दोनों बार ही गनीमत रही कि शूटर सलमान पर हमले से चूक गए। और उधर 7 समंदर पार रची गई इस साजिश में सलमान खान से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर लगातार शूटर नजर रखे हुए थे। पनवेल फार्म हाउस तक जाने वाली हर सड़क पर सलमान खान कैसे आते जाते हैं उस पर नजर होती थी, क्योंकि सलमान की गाड़ी की स्पीड महज 25 किलोमीटर की रफ्तार होती थी। इस बात तक का पता शूटरों को था। इतना ही नहीं, फार्म हाउस को लेकर के भी ज्यादातर कहा जाता है कि मौकों पर सिर्फ उनका बॉडीगार्ड शेरा ही होता था। इसकी जानकारी भी शूटर के पास होती थी। उधर अगर बात देश में गोल्डी गैंग के बढ़ते नेटवर्क की करें तो वो भी हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब और राजस्थान से शुरू होने वाला गोल्डी बराड़ का गैंग अब देश के 9 से ज्यादा प्रदेशों में अपने पैर पसार चुका है। दरअसल सबसे पहले गोल्डी का गैंग पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद वो राजस्थान फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैल गया। इतना ही नहीं, गोल्डी के गैंग से गुर्गे जुड़ते रहे, फिर गैंग उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुआ और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के बाद गैंग ने महाराष्ट्र में पैर पसार लिए। गोल्डी के गैंग से पहाड़ी प्रदेश भी अछूते नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड भी गोल्डी गैंग का नेटवर्क फैल गया है। और उधर 200 करोड़ की ठगी के राज खंगालने में जुटी ईओडब्ल्यू ने नोरा फतेही से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में नोरा फतेही ने महंगी गाड़ी और महंगे गिफ्ट की बात कबूल की, तो उधर ईओडब्ल्यू की टीम ने जैकलिन के मैनेजर से भी सुकेश की दी गई महंगी बाइक कब्जे में ले ली है। ईओडब्ल्यू दफ्तर में नोरा फतेही। ईओडब्ल्यू के सामने नोरा का कबूलनामा। नोरा ने खोले महाठग सुकेश के राज। एक्टर नोरा फतेही ने आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की पूछताछ में कबूल किया कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनके जीजा बॉबी को BMW गाड़ी तोहफे में दी थी। नोरा फतेही ने जांच एजेंसी को बताया कि साल 2020 में चेन्नई के एक होटल में इवेंट हुआ था। वहां सुकेश की पत्नी से नोरा की मुलाकात हुई थी। उस वक्त सुकेश की पत्नी ने नोरा को एक महंगा बैग और आईफोन गिफ्ट किया था और BMW कार ऑफर की थी, लेकिन नोरा ने BMW कार लेने से मना कर दिया था। जिसके बाद ये कार नोरा के जीजा बॉबी को किसी काम के बदले टोकन मनी के तौर पर मिली थी। सुकेश के खेल का पर्दाफाश। नोरा से नजदीकी बढ़ाने की सुकेश की कोशिश। नोरा ने तोड़े सुकेश से सभी रिश्ते। जांच एजेंसी के सामने इस बात का भी पर्दाफाश हुआ है कि सुकेश व्हाट्सएप के जरिए नोरा से नजदीकी बढ़ा रहा था और उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब बार बार फोन करने पर नोरा को उसकी नीयत ठीक नहीं लगी तो उसने सुकेश से सारे संबंध तोड़ लिए। नोरा ने एक बार गिफ्ट ली और जैसे ही उसको लगा कि ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने संपर्क तोड़ दिया। इस दौरान नोरा फतेही से जीजा बॉबी और पिंकी ईरानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, जिसमें सुकेश से व्हाट्सएप चैट के बारे में सवाल पूछे, जिसे लेकर नोरा फतेही ने कहा कि वो सुकेश से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती थी, लेकिन उससे कभी नहीं मिली, ना ही पिंकी ईरानी से कभी उनकी मुलाकात हुई। जैकलिन के मैनेजर से बाइक बरामद। ईओडब्ल्यू ने बरामद की महंगी बाइक। सुकेश ने गिफ्ट की थी महंगी बाइक। नोरा के अलावा जैकलिन पर भी ईओडब्ल्यू ने जांच का शिकंजा कस दिया है। 2 दिन पहले जैकलिन से पूछताछ की गई थी और 1 दिन पहले ही जैकलिन के मैनेजर प्रशांत के घर से ईओडब्ल्यू ने महंगी बाइक जब्त की है।
ये जैकलीन के मैनेजर प्रशांत को एक बाइक गिफ्ट की गई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के पास आने के लिए इस तरीके से कुछ हथकंडे अपनाए कि उसके जितने भी करीबी थे उनको गिफ्ट दिए, जैकलीन के परिवार को भी, जैकलीन के मैनेजर को भी। मैनेजर का नाम प्रशांत बताया जा रहा है। और जब कल जैकलीन से 8 घंटे की पूछताछ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने की थी, उसमें यह खुलासा हुआ था कि प्रशांत जो कि जैकलीन के मैनेजर है, उनको ये डुकाटी स्क्रैम्बलर बाइक जिसकी कीमत करीब 9 लाख से 11 लाख बताई जा रही है। इस बीच ईओडब्ल्यू के अफसरों के मुताबिक सुकेश ने प्रशांत के जन्मदिन पर फरवरी 2021 को उसे बाइक गिफ्ट दी थी। दरअसल वो इसके जरिए जैकलीन का दिल जीतना चाहता था, लेकिन प्रशांत ने दावा किया कि उसने कभी भी सुकेश को कोई मदद नहीं की। वो जो प्रशांत है वो भी ये कंपनी चलाते हैं जिसमें बॉलीवुड स्टार्स का वो लाइजनिंग टाइप है, तो उसमें भी उसका तो यही कहना है कि जी मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे पे अचानक ही इसका आया मैसेज कि आपको हम एक बाइक गिफ्ट कर रहे हैं, और मैंने काफ़ी मना किया और वो गाड़ी और बाइक और चाबी छोड़ के चले गए। बेसिकली पर्पस वही था कि जैकलीन के ऊपर अपना प्रभाव जमाने का। फिलहाल ईओडब्ल्यू की कई टीमें 200 करोड़ की अवैध वसूली का पूरा सच खंगालने में जुटी हुई हैं। जैकलीन और नोरा फतेही से पूछताछ कर चुकी जांच एजेंसी उन्हें फिर से सवाल जवाब के लिए बुला सकती है। ईओडब्ल्यू महंगे गिफ्ट और व्हाट्सएप चैट के जरिए कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, ताकि पूरे मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाया जा सके। खबर है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईओडब्ल्यू 4 और अभिनेत्रियों से भी पूछताछ के लिए बुला सकता है, जिन्होंने सुकेश से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। लेकिन इस बीच ईओडब्ल्यू में 2 दिन की पूछताछ में पता चला कि सुकेश ने सबसे पहले नोरा फतेही को फंदे में फंसाने की कोशिश की। जब नोरा से बात नहीं बनी तो जैकलीन के करीब जाने की कोशिश करने लगा। सुकेश इसके लिए जैकलीन के आसपास के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता था। जैकलीन के हेयर स्टाइलिस्ट को महंगे गिफ्ट दिए गए और उसके बर्थडे पार्टी के लिए कोच्चि में होटल बुक कराने का ऑफर दिया गया था। दावा यह भी है कि जैकलीन अपने दोस्तों को सुकेश के बारे में बताती थी कि मुझे मैन ऑफ माई ड्रीम्स मिल गया है। यही नहीं, जैकलीन को सुकेश के अपराध की जानकारी थी, लेकिन वो इसके बाद भी सुकेश से महंगे गिफ्ट लगातार लेती रही। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है सोनाली फोगाट केस से जुड़ी हुई। सोनाली फोगाट केस की जांच तेज हो गई है। जांच के लिए गोवा पहुंच गई है सीबीआई की टीम। केस से जुड़े दस्तावेज अब जुटाएगी सीबीआई की टीम और इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। पुलिस अधिकारियों से पहले मुलाकात होगी और उसके बाद जो जानकारी है वो जुटाई जाएगी। वजह यह है कि सोनाली फोगाट केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई थी और सीबीआई पहुंच चुकी है जांच के लिए। केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच होगी। दरअसल अभी तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई। इस पूरे मामले में अलग अलग तथ्य सामने आए हैं, अलग अलग लोग इस वक्त जेल में भी हैं, लेकिन फिलहाल सीबीआई इसके तह तक पहुंचने की कोशिश अब करेगी। सोनाली फोगाट केस की जांच फिलहाल तेज हो गई है और जांच के लिए गोवा पहुंच गई है सीबीआई की टीम। तो पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगी सीबीआई की टीम और कहा यह जा रहा कि एक फॉरेंसिक की टीम भी सीबीआई के साथ पहुंची है गोवा और फॉरेंसिक टीम भी वो तमाम सबूत मौके पर जाकर के जुटाएगी जो इस केस से जुड़े होने के बाद अहम हो सकती है। वो सारे सबूत जिसको जुटाने का काम फॉरेंसिक टीम भी करेगी। सोनाली फोगाट केस की जांच के लिए अब सीबीआई पहुंच गई है गोवा और ये उम्मीद है कि आज से ये जांच शुरू हो जाएगी क्योंकि सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि वो 7 पहाड़ों की कृपा पाकर बहुत खुश हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि तिरुपति मंदिर भारत के लोगों का गौरवपूर्ण प्रतीक है। तस्वीरें ये तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश की हैं, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी परिवार के साथ दर्शन के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने तिरुपति में दर्शन किए।
तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की देख रहे हैं आप, जहां पर मुकेश अंबानी दर्शन के लिए पहुंचे थे। Temple every year becomes better and better and makes us as Indians very, very proud, and we just seek blessings for everybody and all of us Indians. बड़ी और अहम खबर एक और आ रही है। गुजरात के वलसाड में भीषण आग लगी है, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, दमकल की 12 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग कितनी भयानक है यह भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। गुजरात के वलसाड की तस्वीरें, केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप मचा हुआ है। आग बेहद विकराल है और ये भीषण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आगे बढ़ते हैं, दिखाती हूं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। एससीओ समिट में दुनिया ने देखा भारत का दम। पीएम मोदी ने आपसी विश्वास के लिए एससीओ को बताया अहम। खाद्य सुरक्षा के लिए मोटे अनाज पर दिया जोर। एससीओ समिट में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई बड़े नेता शामिल। सभी नेताओं के साथ मिलकर फोटो खिंचवाई। समरकंद में पीएम मोदी के कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। शाम 4:10 पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बैठक होनी है। इसके बाद उज्बेकिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे मोदी। 8 चीतों को भारत लाने के लिए नामीबिया पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। बोइंग 747 से पीएम मोदी को जन्मदिन पर भारत पहुंचेंगे सभी चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के स्वागत की तैयारियां तेज। 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रखने के फैसले पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, टाइगर स्टेट्स के बाद अब तेंदुआ वाला राज्य होगा मध्य प्रदेश। सुरक्षित सेंचुरी बनाने का सपना होगा साकार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों में पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए भारी उत्साह। लोगों ने गंगा आरती की, पीएम मोदी के लिए दुआएं भी मांगी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में ईडी की टीम सत्येंद्र जैन से कर रही है पूछताछ। शराब घोटाला मामले में हो रही है पूछताछ। दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में एक्शन में प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली समेत कुल 40 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन। हैदराबाद में ईडी की टीम कर रही है छापेमारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का सर्च ऑपरेशन। आपके खिलाफ 50 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, मान्यता रद्द करने की मांग। एसएससी घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी के बाद अब सीबीआई पार्थ को हिरासत में लेना चाहती है। बीरभूम में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के घर पहुंची सीबीआई की टीम। घर के अंदर दस्तावेजों की तलाश की। अनुव्रत की बेटी सुकन्या से पूछताछ कर रही है सीबीआई। दिल्ली में बीआर अम्बेडकर और पीएम मोदी पर लिखी किताब का विमोचन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लिखी है किताब। महाराष्ट्र में एमएसएमई सम्मेलन में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सरकार का एमएसएमई के बकाये के भुगतान पर जोर। निजी क्षेत्रों को 45 दिनों में बकाये का भुगतान करना चाहिए। पतंजलि के विजन 2027 को लेकर स्वामी रामदेव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 साल का विजन रखा सामने। ग्रुप का 40,000 करोड़ का हुआ है टर्नओवर। केरल के कोल्लम में भारत जोड़ो यात्रा पर विवाद खड़ा हो गया। एक सब्जी बेचने वाले ने कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर दुकान में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। कहा भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन 2,000 रुपए मांगे गए। सोनाली फोगाट केस में एक्शन में सीबीआई जांच के लिए गोवा पहुंची सीबीआई की टीम। सलमान खान को मारने के प्लान बी का पर्दाफाश। शूटर कपिल पंडित ने उगले रात सलमान से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए फार्म हाउस के गार्ड को शराब पिलाई थी। सचिन बिश्नोई हथियार का इंतजाम कर रहा था। मूसेवाला मर्डर केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर दबोचा। गैंगस्टर पर हथियारों को पनाह देने का आरोप। लखीमपुर मामले में सीएम योगी के निर्देश, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर के 1 महीने में आरोपियों को सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए जमीन की मदद देने का भी ऐलान। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के मकानों को पुलिस ने किया कुर्क। करीब 2 करोड़ की कीमत की जमीनें भी कुर्क की गई।
दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक पत्रकार को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। पत्रकार को व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराई। बिहार के वैशाली में सीएम का कार्यक्रम देखने के लिए जमा हुए वार्ड सदस्य और पंचायत सदस्य के बीच हुई जबरन मारपीट, लात घूंसे कुर्सी चले मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। फायरिंग में एक की मौत हुई थी, 10 लोग घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस हिरासत में लड़के की मौत के ऊपर नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। नवाबगंज थाने के बाहर खड़ी पुलिस की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। लड़के को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी पुलिस। हैदराबाद में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 2 लड़कों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने अपना गुनाह किया कबूल। हरियाणा के हिसार में 12वीं पास 2 लड़कों ने फ्रॉड किया। फर्जी बिल देकर 20 करोड़ की टैक्स चोरी की। आरोपियों ने अलग अलग नामों से 35 फर्म भी बनाई थी। लखनऊ में तेज बारिश से बिगड़े हालात, पानी में डूबा एयरपोर्ट रोड, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। भारी बारिश के बीच जलभराव वाले इलाकों में पहुंची लखनऊ की कमिश्नर, खुद पानी में उतर करके हालात का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग अपने घरों में कैद, लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के झांसी में तेज बारिश से नदी पर बना पुल तेज बहाव में बह गया। पुल बहने की वजह से गांवों का संपर्क अब टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डीएम और एसपी ने जलभराव के हालात का जायजा लिया। डीएम ने जलभराव की समस्या दूर करने का आदेश दिया। उत्तराखंड के टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। बारिश के चलते 9 सड़कें और स्टेट हाईवे बंद किया गया। चट्टान और मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जान जोखिम में डाल रहे हैं स्कूली बच्चे। नदी में उफान होने के बावजूद नाला पार करके गांव वाले पिछले 5 साल से पुल निर्माण का कर रहे हैं इंतजार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार बारिश से उफान पर नदी, मरीज को रबड़ की ट्यूब में बैठा करके नदी पार करवाई गई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल से लौटे 6 बच्चे नदी में बह गए। चट्टान को पकड़ करके खुद को रोकने की कोशिश की। रेस्क्यू टीम ने रस्सी से बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामकुंड परिसर में कई मंदिर डूब गए हैं। भगवान की मूर्ति भी धीरे धीरे पानी में डूब रही है। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार बारिश, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पानी भर गया, लोगों की आवाजाही प्रभावित। बिहार के गोपालगंज में चंद घंटे की बारिश के बाद सदर अस्पताल हल्की बारिश में पानी के अंदर समा गया। सदर अस्पताल हल्की बारिश में पानी हो गया। मरीजों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। लखनऊ में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने 4-4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में छत गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का किया ऐलान। लखनऊ के गोमती नगर में निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री गिरी। बाउंड्री के साथ पक्की सड़क भी धंस गई। भारी बारिश के चलते हुआ यह हादसा। केरल के त्रिशूर में दर्दनाक सड़क हादसा, चलते ट्रक से गिरी लोहे की शीट, 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर भीषण हादसा, 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल। गुजरात के वलसाड में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। अहमदाबाद के एक बस स्टैंड पर लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर रेस्क्यू, आग पर काबू पाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने तिरुपति मंदिर में किए दर्शन। परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में धान के खेत में टाइगर चलता हुआ नजर आया। टाइगर का वीडियो वायरल हुआ। गांव में दहशत का माहौल। तालिबान का बेरहम चेहरा एक बार फिर आया सामने। एक लड़के के हाथ पैर बांध करके पीटा, छड़ी से मारपीट की गई। और यूक्रेन के इज्यूम में मिला सामूहिक कब्र। जंग के दौरान जंगल में 440 लोगों को मारकर दफनाने का दावा। कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने शहर को रूस से कराया था कब्जा मुक्त।
न्यूज चैनल, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना है। तो क्या यूक्रेन अब तबाही की चौखट पर खड़ा है? क्या रूस और यूक्रेन में अब आर पार की जंग होने वाली है? क्या दुनिया एक बार फिर भयावह मंजर देखने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग जिस पड़ाव पर पहुंच चुकी है, वहां रूस के लिए दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने की चुनौती है, अपना रुतबा वापस हासिल करने की चुनौती है। और चलिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताती हूँ। यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका अब और ज्यादा बढ़ गई है। रूस की तरफ से कभी भी यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला किया जा सकता है। जी हाँ, रूस के सरकारी टीवी चैनल की एक बहस में इस हमले का दावा किया गया। टीवी चैनल में डिबेट के दौरान रूस को परमाणु हमले की प्लानिंग करने की सलाह दी है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अब टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन यानी छोटे परमाणु बम के ड्रिल करने का वक्त आ गया है। जब नाटो देश हमले के लिए ब्लैकमेल करो तो रूस को सोचना पड़े कि जवाब कैसे देना है। तो रूस सरकारी टीवी चैनल पर लगातार इस बात की बहस हो रही है। रूस के रक्षा विशेषज्ञ ने सलाह दी है इसके लिए। बारूद के ढेर पर दुनिया, तबाही का मंजर दिखने वाला है। कभी भी हो सकता है परमाणु हमला। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 7 महीने होने वाले हैं, लेकिन नतीजा रूस की उम्मीदों के उलट दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन के जितने इलाकों पर कब्जा किया था, उनमें से ज्यादातर हिस्सों को जेलेंस्की की सेना ने दोबारा हासिल कर लिया और अपने झंडे लगा दिए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रूस बौखलाया हुआ है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ परमाणु युद्ध की चेतावनी देने लगे हैं। रूस के सरकारी टीवी चैनल में न्यूक्लियर वॉर पर डिबेट होने लगी है। पुतिन से नाटो के खिलाफ परमाणु हमले की योजना बनाने की सलाह दी गई है। रूस के टीवी चैनल में भी डिफेंस एक्सपर्ट पुतिन को परमाणु हमले की योजना बनाने का मशवरा दे रहे हैं। Полагаю, вообще необходимо создание при Совете Безопасности группы ядерного планирования для того, чтобы с участием и военных, и политиков, и гражданских аналитиков определить наши цели, задачи, в том числе на тот случай, когда вдруг нам придется реагировать соответствующим образом. Какие критические объекты инфраструктуры НАТО, какие группировки, штабы могут стать объектами для удара, коль скоро к нам будет предъявлен прямой ядерный ультиматум. क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन पलटवार कर रहा है, जिस तरह से रूस के कब्जे से यूक्रेन के इलाके वापस जेलेंस्की की सेना छीन रही है, उससे तो यही लगता है कि रूस कभी भी परमाणु युद्ध का प्लान बना सकता है। अब तो उसके संकेत भी मिलने लगे हैं। Ну, видимо, настало время и нам, может быть, провести, я об этом уже говорил, учения с отработкой сценариев применения российского тактического ядерного оружия. Просто когда мы столкнемся с ядерным шантажом НАТО, мы не должны опять бежать и думать, а как... रूस की तरफ से परमाणु हमला करने की बहस इसलिए की जा रही है क्योंकि यूक्रेन में हालात तेजी से बदल रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा के बिल्कुल पास जाकर अपने गांव को कब्जे में ले रही है। यूक्रेन की इस जांबाजी से रूस की त्योरियां 7वें आसमान पर चढ़ चुकी हैं। रूस के मन में अब एक ही बात चल रही है, वो है घातक वॉर, आर या पार। उधर नाटो देशों को भी डर सता रहा है कि कहीं अपनी साख खो चुके पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न कर दें। देश भर में